आप लोग याद रखेंगे, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है, भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा रहे हैं साथियों, रविशंकर शुक्ला ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इनका नाम साथियों पट्टाभी सीतारमैया है और ये मध्य प्रदेश राज्य के पहले राज्यपाल थे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताइए। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल सातों इंदौर का है। इंदौर आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य को स्पर्श करती है। तो मैं कहूंगा सातों सबसे ज्यादा किस राज्य को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश को करती है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो देश है, मध्य प्रदेश जो है ये देश में इसका क्या स्थान है। देखिए, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं सातों सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है देश में, तो राजस्थान का है। अपना जो मध्य प्रदेश है साथियों ये दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश में हर 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। तो ये कहां पर लगता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। उज्जैन में लगता है, राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है साथियों, शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंहस्थ मेला आयोजित किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उज्जैन की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में उज्जैन जो जिला है यहाँ पर ही सिंहस्थ मेला आयोजित किया जाता है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे मध्य प्रदेश के किस जिले में सोनागिरी का जैन मंदिर है। तो सोनागिरी का जैन मंदिर साथियों कहां पर है, मैं कहूंगा दतिया जिले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मध्य प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन साथियों कब किया गया था। ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो आपको याद रखना है 2007 में किया गया था। 2007 5 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सरोद वादक का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो ग्वालियर में साथियों किनका जन्म हुआ था, अमजद अली खान का जन्म कहां पर हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। अगला सवाल है, कह रहे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जामनी नदी का उद्गम स्थल है। तो मैं कहूंगा साथियों मध्य प्रदेश के सागर जिले में जामनी नदी का उद्गम स्थल है। ये सारे के सारे सवालों आप लोग याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी। तो कितनी थी साथियों, 70% थी, 70.6% थी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो इनका नाम साथियों क्या है, सईद हैदर रजा इनका नाम है और ये मध्य प्रदेश के ही चित्रकार हैं। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगर आपका जवाब डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो मैं कहूंगा सत्यमेव जयते, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। समय आपके पास कम है इसलिए बहुत तेजी के साथ साथियों चलना होगा हम लोग को। जल्लीकट्टू क्या है साथियों, जल्लीकट्टू क्या एक टैग खेल है, सांड को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। बिल्कुल सही, सांड को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है जल्लीकट्टू। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है, एक तरीके से बात करते हैं तो लावड़ी ये कहाँ किया जाता है साथियों, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रांस की राजधानी शहर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है। मैं कहूंगा फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। आयरलैंड की राजधानी के बारे में बताइए। तो आयरलैंड की राजधानी ब्रुसेल्स नहीं है, हेलसिंकी नहीं है, ओटावा भी नहीं है साथियों, डबलिन है। क्या आयरलैंड की राजधानी क्या है साथियों, डबलिन है। उसके बाद देखिए, भारत के जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, मुझे बताइए। तो कानपुर वाराणसी को नहीं, सूरत अहमदाबाद को नहीं, सिकंदराबाद हैदराबाद को, हाँ साथियों सिकंदराबाद हैदराबाद को ही कहा जाता है साथियों भारत का जुड़वा शहर, जिनका भी आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। एफिल टावर कहां पर स्थित है। तो ये साथियों फ्रांस में स्थित है, फ्रांस के पेरिस में स्थित है साथियों एफिल टावर। उसके बाद देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एमपी पुलिस में आएगा। अगला देखिए, कह रहे कि यूनेस्को का मुख्यालय साथियों कहां पर है। तो यूनेस्को का मुख्यालय भी साथियों कहां पर स्थित है, पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। उसके बाद देखिए, कह रहे कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खां कप साथियों हॉकी के खेल से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। साथियों अभी करंट अफेयर के सवाल भी मैं आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं कुछ छोड़ दूं, कुछ छोड़ूंगा नहीं साथियों इस वीडियो में, इसलिए आपके लिए वीडियो सबसे खास है। अगर आप वाकई में इस बार वर्दी लेना चाहते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को, मैं कहूंगा मोहनजोदड़ो को ही साथियों सिंध का बाग कहा जाता है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, कह रहे कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो इनका नाम साथियों महापद्म नंद था और यही नंद वंश के संस्थापक थे। इतिहास वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसको भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, मैं कहूंगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है साथियों भारत का नेपोलियन। अगला सवाल है, करके दिल्ली में स्थित जो कुतुब मीनार है इसमें कितनी मंजिलें हैं। तो इसमें साथियों कितनी मंजिलें हैं, इसमें 5 मंजिलें हैं। 5 मंजिल आपका आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई की पहचान कीजिए। अब विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की अगर बात करते हैं तो डेसिबल हो जाएगी। डेसिबल आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि एक सामान्य मानव के कान
इतनी यानी कि कितनी सीमा तक ध्वनियां सहन कर सकता है। अगर नॉर्मली उसके कान में आवाज आ रही है 80 डेसिबल की तो ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा हो जाएगा फिर उसको दिक्कत होने लगेगी, है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो आपको यहाँ पर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में आने वाला। क्लोरीन तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, राइट आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? किसकी बात चल रही है साथियों? सेब की, पपीते, अमरूद, आम की? मैं कहूंगा साथियों आम की बात चल रही है, क्योंकि विटामिन ए पाया जाता है साथियों प्रचुर मात्रा में आम में। सर्वाधिक दाता रक्त समूह साथियों आपसे पूछा जा रहा है ना, रक्त समूह कौन सा सर्वाधिक दाता? दाता की अगर बात करते हैं साथियों तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप आपका आंसर हो जाएगा, है ना। मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये साथियों विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो एक करंट अफेयर का सवाल है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। अभी हाल फिलहाल की बात है कि नई दिल्ली में ही सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए करके कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, सविता भंडारी इनका नाम है और ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। हाल ही में किसे अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किसकी बात चल रही है साथियों? ओरला फेंडरगार्ड्स को भी चुना गया है और मोहम्मद सिराज को भी चुना गया है, इसलिए आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है, आप लोग याद रखेंगे। आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए तो साथियों अब हमारे 40 सवाल हो चुके हैं, है ना, जीके जीएस के, एमपी जीके के और उसके बाद साथियों करंट अफेयर विज्ञान के। अब हम लोग साथियों किसके रीजनिंग के सवाल देख लेते हैं। सवाल है कह रहे कि ऑस्ट्रिया डेनमार्क देश, ऐसा एक सवाल आएगा। तो मैं कहूंगा ऑस्ट्रिया भी एक देश है, डेनमार्क भी एक देश है, तो ये देश हो गया, इसमें एक देश ऑस्ट्रिया है और एक देश डेनमार्क है। तो ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है? मुझे दिख रहा है ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मेमना की अगर बात करें, उछलना यानी कि मेमना जो है वो उछलता रहता है, आप देखते हो। चूहा क्या छलांगे मारता है या इठलाना अकड़ने लगता है, दौड़ता है, झूलता है? तो मैं कहूंगा चूहा आप कभी भी देखेंगे बहुत तेजी से दौड़ता है हमेशा। तो कुल मिला के मेमने का संबंध जैसे उछलने से होगा वैसे चूहे का संबंध दौड़ने से होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, एक नंबर सीरीज वाला सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे कि 3 है, उसके बाद 18 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 93 है, क्योंकि ये सवाल आएंगे, ऐसा तो नहीं सातों सवाल आएंगे नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपके यही बनेंगे। देखिए 3 से 18 जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 15 बढ़ाया गया है और 18 से 38 हुआ है, यहाँ पर साथियों 30 बढ़ाया गया है और 48 से 93 हुआ, कितना बढ़ाया गया? देखिए ये हो गया आपका 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। अब ये 8 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि पहले 15 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, फिर 45 बढ़ा, तो बच्चा बता देगा कि अब 60 बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनमें जो गैपिंग आ रही है साथियों वो सब में 15-15 की गैपिंग आ रही है। तो 93 और 60 कितना होता है? 3 और 0 3 हो जाएगा और 6 और 9 आपका 15 हो जाएगा। 153 लिखा हुआ है ऑप्शन में, मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि आपसे ईरान का संबंध जैसे रियाल से है वैसे इराक का संबंध किससे होगा, मुझे बताइए। देखिए ईरान की मुद्रा होती है रियाल, तो उसी प्रकार इराक की मुद्रा क्या होती है साथियों? इराक की मुद्रा रियाल, दीनार, दिरहम, युद्ध मैं कहूंगा दीनार होती है, दीनार आपका जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल। अब साथियों रीजनिंग के सेक्शन में कथन निष्कर्ष वाला 1 से 2 सवाल 100% आपसे पूछे जाएंगे, कथन निष्कर्ष वाले। देखिए कह रही कि सभी तितलियां सरीसृप हैं और सभी सरीसृप स्तनपायी। बहुत अच्छा सवाल है ना। एक सवाल आता है कहने के सभी तितलियां, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए? ये तितलियां हो गई, ये तितलियां हो गई और सभी तितलियां क्या हैं? सभी तितलियों की अगर बात करते हैं साथियों सरीसृप हैं, सभी तितलियां सरीसृप हैं और सभी सरीसृप जो है ना, ये सभी सरीसृप साथियों क्या हो गए? स्तनपायी हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। सभी स्तनपायी तितलियां हैं, है ना, तो सभी स्तनपायी तितलियां नहीं है। अरे भैया कुछ स्तनपायी, सिर्फ इतने स्तनपायी तितलियां हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी तितलियां स्तनपायी हैं, हाँ ये सही है, सभी तितलियां स्तनपायी हैं क्योंकि सभी तितलियां स्तनपायी के अंतर्गत आ रही हैं, तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो आंसर अगर आपका डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आराम से साथियों मैंने लेवल बढ़ाया है, इतना लेवल मैं आपको करवा दूंगा जितने लेवल पर जाकर साथियों सिलेक्शन होता है। बस वीडियो को बने रहिए और इन सवालों को साथियों देखते रहिए, एनर्जेटिक रहिए, सुस्त मत रहिए, क्योंकि अब परीक्षा वाला समय, अब इधर उधर का कुछ पढ़ाने वाला वक्त नहीं, अब सिर्फ वही जो सटीक आपसे पेपर में पूछा जाए। चलिए तो अच्छा सवाल है, एक आएगा ऐसा सवाल। 8 दोस्त हैं A B C D E F G H, ठीक है। कह रहे दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों एक क्या लिखा हुआ है? एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए ये एक गोल मेज है, 8 लोग बैठे ना, तो 1 2
3 4 5 6 7 और एक 8, ये 8 लोग हमने यहाँ पर बैठा दिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए एफ के सामने बैठा है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि बी ए की बात चल रही है, बी के दाएं तीसरे। अब बी को आप कहीं पर ही बैठा सकते हो, मान लीजिए बी आपने साथियों कहीं पर बैठा, यहाँ पर बैठा दिया। अच्छा, सभी का मुंह जो है ना ये इधर केंद्र की तरफ है, कहने के ए एफ के सामने बैठा है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर। बी का दायां तीसरा क्या होगा, 1 2 3, यानी कि ए यहाँ पर बैठेगा और ए एफ के सामने, यानी कि ए एफ के सामने तो एफ साथियों यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद देखिए, अब आप वो लाइन चुनिए जिसमें ए एफ बी में कुछ आपको मिल रहा हो, तो इसमें आपको ए एफ मिल रहा है तो हमारा काम हो जाएगा। कह रहे कि एफ और डी के बीच में जी है, एफ और डी। अब देखिए डी यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि एफ और डी के बीच में हमें बी नहीं होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो एफ और डी के बीच में कौन है साथियों, एफ और डी के बीच में जी है, तो जी यहाँ पर आ जाएगा, एफ जी डी हो गया। उसके बाद देखिए डी के बाएं ओर है एच, तो डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है। डी के बाएं ओर कौन है, एच है, तो साथियों एच यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। कहने के सी और ए के बीच में ई है, तो सी ये हो गया, ए ये हो गया, सी और ए के बीच में ई है, तो साथियों ई आपका यहाँ पर हो जाएगा। 8 के 8 आपने बैठा दिए। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो सी इधर है, सी का बायां दूसरे स्थान पर ये हुआ, यानी कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर एफ होगा। और एफ कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो समझ में आया साथियों सवाल, ये अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए अगला सवाल 1 नंबर सीरीज का सवाल आ गया है, कह रहे कि 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद साथियों 16 है और उसके बाद 43 आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर कौन सा हो सकता है, बताइए। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा है, यहाँ पर तो अभी 1 बड़ा है, यहाँ पर कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, और यहाँ पर कितना बड़ा है, मान लीजिए 3 में से 6 जाएगा, नहीं तो 13 में से साथियों 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब ये 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो 16 में 27 बड़ा है। आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर कितना बढ़ेगा। जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे साथियों इन नंबर को, तो आपको पता लगेगा कि भैया जो 8 है ना ये 2 का क्यूब होता है, 27 जो है ये 3 का क्यूब होता है, और 1 को हम 1 का क्यूब मान सकते हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है साथ, तो 64 होता है, यानी कि 43 और 64 जुड़ेगा, तो 3 और 4 7 होता है, 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। तो 107 अगर ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, और बिल्कुल साथ मुझे दिख रहा है कि 107 ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। आप मुझसे पहले अपना जवाब देने की कोशिश किया करिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से। यानी कि बताया गया है कि 15 को 270 जैसे बनाया गया है, तो आपको बताना है 13 से यहाँ पर साथियों क्या नंबर बनाया जा सकता है, फटाफट मुझे बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करें, मुझे इतना पता है कि 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा है, क्या उससे थोड़ा सा साथियों यहाँ पर ये ज्यादा है। तो एक काम आप करिए, मतलब कुल मिला के 15 की गुणा अगर हम 15 से कराएं तो 225 आता है। अच्छा अगर 15 की गुणा हम 16 से कराएं तो कितना आएगा, तो ज्यादा 240 आ जाएगा, है ना। अगर हम साथियों 15 की गुणा 18 से कराते तो देखिए कितना आता है, 15 अट्ठे 120 और 15 एकम 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें 0 आ गया, 7 आ गया, और तो बिल्कुल साथियों 15 अट्ठे, यानी कि 15 की गुणा 15 से नहीं कराना है, 15 की गुणा साथियों 18 से कराना है। 15 की गुणा से 18, 15 की गुणा 18 से कराएंगे तो 270 आएगा। क्या साथियों अगर 13 की गुणा भी 18 से हम कराएं, है ना, तो कितना आता है साथियों, एक बार जरा देखिए। 13 की गुणा अगर 18 से कराते हैं तो 8 3 आपका 24 हो जाएगा, 8 एकम 8 10 हो गया, और यहाँ पर साथियों 13 आ जाएगा, 4 आ गया, 3 आ गया, तो 234 आ रहा है। लेकिन 234 तो कहीं पर नहीं है, तो एक काम करिए साथियों, 234 तो नहीं है, 234 से आस पास वाला नंबर हमें साथियों मिल रहा है। अगर हम 18 से गुणा ना कराकर 16 से इसकी गुणा कराए, थोड़ा सा कम, तो कितना आता है देखिए जरा साथियों, है ना। 13 पंजे 65, 13 छंग 78 और 13 एकम 13, 8 आ गया, 10 आ गया, 208 आ गया। यानी कि अगर हम साथियों 16 से इसकी गुणा कराते हैं, 15 की गुणा 18 से कराई तो 270 आया, 13 की गुणा 16 से कराई तो 208 आया, और 208 हमारे ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और फटाफट मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में ASSUME को EMUASS के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट में NEEDLE को क्या लिखा जा सकता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, और है भी ऐसा, कि यहाँ पर जो लेटर हैं उन्हीं लेटर की मदद से ये वाली चीजें बनाई गई हैं। लेकिन बनाई कैसे गई हैं, बस इतनी सी बात साथियों आपको यहाँ पर बताना। देखिए जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए ये ASS है, तो ये ASS यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, ठीक है, और ये इधर अंतिम वाला UME, और ये इन्होंने ऐसे लिख दिया UME, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए साथियों, जैसे कि यहाँ पर UME लिखा था, तो ये जो DLE लिखा हुआ है ना, इसको आप क्या कर दीजिए ELD कर दे। ELD कहीं ऑप्शन में दिख रहा है साथियों, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कैसे लिखा होगा, है ना, इन्होंने लिखा होगा साथियों जिसके ASS ये जो लिखा हुआ है, और इन्होंने क्या लिखा साथियों, ASS ही लिख दिया, है ना।
तो यहाँ पर अगर बात करें हम भी वैसे लिख देंगे n और डबल ई लिख देंगे। तो ये कुल मिला के कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है। उसके बाद देखिए एक शानदार सवाल और आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि 7 दोस्त हैं OPQRSTU एक पंक्ति बैठकर फिल्म देख रहे हैं, ये एक पंक्ति में है। अब गोल वृत्त वाला सवाल नहीं है, अब पंक्ति वाला सवाल है। 7 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 और 6 और एक साथियों 7 लोग हमने यहाँ पर बैठा लिए। यानी कि एस एक छोर पर बैठा हुआ है, क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि यू किसी छोर पर नहीं है, आर टी के बाएं ओर बैठा हुआ है, बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है। देखिए सबसे पहले इसको देखिए, एस एक छोर पर बैठा है, अभी हमें नहीं पता इस छोर पर बैठा है या इस छोर पर बैठा है। क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आप यहाँ पर अगर बात करें, मान लीजिए अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं कि एस एक छोर पर बैठा हुआ है और एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है क्यू। अगर हम इसको यहाँ पर बनाएंगे तो भैया इसका दायां दूसरा स्थान पर हमें इधर जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर ना बनाकर साथियों कहाँ पर बनाएंगे, हम इस तरफ बनाएंगे। तभी तो साथियों हमें एस का दाएं दूसरे स्थान पर क्यू बना पाएंगे, एस के दाएं दूसरे स्थान पर क्यू, तो क्यू आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद कहेंगे ओ और क्यू के बीच में बैठा है पी। ओ और क्यू, देखिए ओ और क्यू, ओ और क्यू के बीच में कौन बैठेगा साथियों, पी बैठेगा, तो ये पी बैठा दिया। यू किसी छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि यू यहाँ पर नहीं बैठा होगा, है ना, तो यू या तो यहाँ पर बैठ सकता है या यहाँ पर बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। करके टी के बाएं ओर बैठा है आर, टी के बाएं ओर बैठा है आर, यानी कि टी हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तभी तो टी का बायां यहाँ पर बैठा पाएंगे आर, तो यू आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देखिए सातों के साथ आप लोगों ने बैठा दिए हैं, करके बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बिल्कुल दाएं छोर पर सातों टी बैठा हुआ है। टी कौन से ऑप्शन में है, टी ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि CGK से बना है XTP, तो GIM से साथियों कौन से 3 लेटर यहाँ पर बन सकते हैं, इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, जिसके आपने मुझे एक चीज देखकर समझ में आ गई, जैसे C से X बना है, G से T बना है, K से P बना। देखिए क्या होता है, A का अपोजिट लेटर होता है B, है ना, उसी प्रकार साथियों सॉरी A का अपोजिट लेटर होता है Z, क्या होता है Z होता है, B का अपोजिट लेटर होता है साथियों Y, C का अपोजिट लेटर होता है X और D का होता है W। इसी प्रकार साथियों आगे कहानी चलती रहती है। तो यहाँ पर अगर बात करें C का अपोजिट लेटर X होता है, मैंने आपको बताया C का अपोजिट लेटर X होता है ना। उसके उसी प्रकार अगर बात करें G का क्या होता है, G का T होता है, और KP मैंने याद रखा है KP, है ना, तो KP का या P के आप लोग याद कर सकते हैं, P के मूवी थी, तो P का क्या होता है या K का क्या होता है, P होता है, इतनी आप लोग याद रखें। उसके बाद एक आपने चीज सुनी होगी, उफ बाई लव, कहने का मतलब ये है कि U का अपोजिट F, B का अपोजिट Y, L का अपोजिट O, V का अपोजिट V, और E का अपोजिट पूछे तो V बताना है आपको। अब देखिए G की अगर बात करें तो G का मैंने आपको बताया था T। I की अगर बात करें, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, शर्ट और केस, है ना। A का अपोजिट लेटर Z हो जाएगा, G का अपोजिट लेटर T हो जाएगा, I का R और S का H हो जाएगा। यहाँ पर I की जरूरत है, I का अपोजिट R होता है तो R हो जाएगा। M की अगर बात करें, N और M आपने याद रखना है, M का अपोजिट N और N का अपोजिट M हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, M का अपोजिट N आ जाएगा। तो TRN कहाँ पर लिखा हुआ है, TRN सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस जो देखेंगे वो साथियों मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैथ के क्वेश्चंस को भी साथियों आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से सवाल, कैसे कैसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कह रहे कि A अनुपात B अगर 5:8 है, यानी कि A 5 है और B 8 है, B अनुपात C 11:13 है, तो A बराबर अगर 110 है तो C का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको परीक्षा में A अनुपात B का मान दे रखा हो, उसके अलावा अगर आपको मतलब अगर आपको B अनुपात C भी दे रखा हो, A अनुपात B भी दे रखा हो, तो आप सबसे पहले बहुत आराम से निकाल सकते हैं A अनुपात B अनुपात C। उसके बाद का ये बाकी का काम करेंगे। कैसे निकालते हैं ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लिखेंगे A अनुपात B जो कि 5:8 है, आप लिखेंगे B अनुपात C जो कि साथियों 11:13 है, आप इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे, 5 के अनुपात 11 से कराओगे तो साथियों 55 आएगा जो कि A कहलाएगा। 11 की गुणा 8 से कराओगे 88 आ जाएगा साथियों जो कि B कहलाएगा, ठीक है ना। 13 की गुणा 8 से कराओगे 104 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, A अनुपात B अनुपात C का साथियों आपका अनुपात यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है कि A बराबर भैया 11 है। अच्छा आपने तो यहाँ पर साथियों क्या लिखा है, 55 लिखा है, लेकिन A बराबर 11 कह रहे हैं, यानी कि A बराबर 11 आप कैसे कर सकते हो, जब आप 55 में 2 की गुणा कराओगे। तो असल में जा साथियों जो है वो सबकी 2 से गुणा कराना है। 88 की भी साथियों जब आप 2 से गुणा कराओगे, इसकी 2 से गुणा कराओगे तो 208 आ जाएगा, और 88 की अगर साथियों बात करते हैं हम, अगर 2 से गुणा कराते हैं तो 176 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका निकला है ओरिजिनल A अनुपात B अनुपात C। लेकिन अच्छा यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आपसे कह क्या रहे हैं, कह रहे कि C का मान बताइए, तो भैया C का मान कितना निकला है, 208 निकला है, और 208 आपका ऑप्शन में भी है, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है क्या कि 5/2 ऑफ 5/4 है ना, -2 ऑफ 1/7 भाग 1/7, इसका आपको मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, निकाल लेंगे, इसका भी मान हम लोग निकाल लेंगे। देखिए
अब यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है, यानी कि 5 गुणा 5 ये गुणा का काम करता है, 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद साथियों भाग आ जाएगा। अब एक काम साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि 4/1 है, क्या है साथियों, एक सेकंड, ये क्या है, ये भाग है, और ये 4/1 इसको मान सकते हैं, बटे में 1 लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप गुणा में बदल लीजिए, स्टेप कम कर रहा हूं मैं, इसको गुणा में बदल लीजिए और 4/1 की जगह 1/4 कर दीजिए, इससे सवाल और आसान हो जाता है। तो 1/4 यहाँ पर आ गया, माइनस आ गया, 2 आ गया। अब एक काम करिए, 2 की गुणा 1 से होगी, ऑफ लगाए ना, तो 2 एकम 2, फिर आपका 2/7 हो जाएगा। अब इसका भी वही साथियों आप काम कर लीजिए, क्या, गुणा लगाए भाग लगाए, गुणा में बदल लीजिए, 1/7 है तो इसकी जगह पर 7/1 कर लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए साथियों कैसे होता है सवाल। अब अगर बात करते हैं साथियों, 25 एकम 25 आपका हो गया, और 4 दूना आपका 8 हो गया, माइनस 7 दूना आपका, एक काम करिए, है ना, 7 दूना 14 भी कर सकते हैं, और साथियों इसको कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 7 दूना आपका 14 हो गया, है ना, और आपका 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे साथियों, इसको कैलकुलेट करा लीजिए, ठीक है ना। एक काम करिए, इसको इससे कैंसिल ही कर दीजिए, हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। चलिए, तो अब क्या आएगा साथियों, 2/1 यहाँ पर आ जाएगा। अब 25 की गुणा 1 से होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 8 दूना 16 हो जाएगा, और बटे 8 आ जाएगा। क्या आपका बचेगा, 25 में से 16 जाएगा साथियों, 9 बचेगा, यानी कि 9/8 क्या कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल अब हम लोग देखेंगे। बहुत अधिक सवाल साथियों नहीं लिए हैं, कुछ लिए हैं, वही लिए हैं जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, करके किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। दो चीजें यहाँ पर साथियों बताई गई हैं, एक तो आपका क्रय मूल्य बताया गया है ना, और आपका दूसरी चीज क्या बताई गई है, विक्रय मूल्य यहाँ पर बताया गया। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना, उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है। तो अगर विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 30% कम होगा, यानी कि 70 होगा। यानी कि अगर आपने वस्तु को 70 रुपए में खरीदा है तो 100 रुपए में आप उसको बेच रहे हैं, तो कह रहे कि लाभ कितना, भैया लाभ तो यहाँ पर 30 रुपए का हुआ है, 30 का तो लाभ हुआ, 70 में लिया और 100 का बेच रहे हैं, तो 30 का लाभ पूछा जा रहा है, लेकिन उसको प्रतिशत में आपको बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हो, नीचे क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है साथियों, 70 है, तो 0 से आपका यहाँ पर ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका 300/7 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट आपको यहाँ पर करना है। देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया है। कितना बचा है साथियों, ये आपका 20, 7 दूना 14, 6 बचा है, पॉइंट लगेगा, 0 बच जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, तो कुल मिला के 42 पॉइंट करके आंसर आ रहा है, और 42 पॉइंट करके आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। आप मुझसे पहले साथियों कैलकुलेट करके अपना आंसर बताते रहिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो मैं बता रहा हूँ उससे साथियों आप लोग सीखते रहिए। चलिए, यानी कि पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर आता है। मान लीजिए साथियों, क्या ये उसका घर है और ये क्या है साथियों, ये उसका कार्यालय है। एक घर है और एक कार्यालय, ये दूरी ये है। यानी कि सुबह सुबह जब वो जाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो स्पीड बहुत तेज कर देता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर देता है। तो कहने कि पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी। आपको हमेशा सवाल में दो चालें दी होंगी, चाल 1 चाल 2, और आपसे पूछा जाएगा साथियों औसत गति बताइए। तो एक औसत गति का सूत्र होता है साथियों, औसत चाल कह लो या औसत गति कह लो, बात एक ही है। इसका सूत्र क्या होता है, मैं सूत्र आपको बता देता हूँ, वो आपको कर लेना। देखिए आपको लिखना है 2, और आपको जो दोनों चालें हैं ना उसका गुणनफल कर देना है। जैसे कि पहली चाल 60 है, दूसरी चाल 90 है, और बटे में आपको क्या कर देना है, दोनों चालों को आपस में जोड़ देना है, यानी कि आपको 60 + 90 को आपस में जोड़ देना है। उसके बाद देखिए साथियों 2 × 60 × 90, और बटे में क्या आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 150 आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर और कट करे, 3 दूना 6, अब आपका 3 पंजे 15 हो जाएगा, और कट करे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, और 36 दूना 72 हो जाएगा। यानी कि उसकी जो आपकी औसत चाल आएगी, औसत गति आएगी 32 मीटर प्रति सेकंड आएगी, और 72 मीटर प्रति सेकंड आएगी। और 72 मीटर प्रति सेकंड कहाँ पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर अच्छा एक सेकंड, एक बार रुकिए, यहाँ पर तो आंसर मैंने ला दिया है, लेकिन यहाँ पर चाल दी रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर साथियों जो आई है ना आपकी, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, ये मीटर प्रति सेकंड नहीं आई है। आपकी जो चाल आई है साथियों, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। अब किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से इसकी गुणा कर देते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आ जाती है, क्योंकि हमें जवाब मीटर प्रति सेकंड में देना है, ठीक है ना। चलिए 18 का 18, 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगी, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आएगी, जो कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है, जो ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखी हुई। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा साथियों ए। जिनका भी आंसर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा, आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि ए और बी, क्या साथियों, ए है और बी है। ए निवेश करता है 28,000 और बी निवेश करता है साथियों 42,000। एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, व्यवसाय में लगाते हैं।
कहने के ए जो है ना ये 8 माह के लिए और बी जो है ये 1 साल के लिए, यानी कि ए 8 महीने के लिए और बी 12 महीने के लिए अपना अपना पैसा निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 हुआ है तो बी का हिस्सा क्या है, यानी कि बी का हिस्से की अगर बात करें, बी का हिस्सा लाभ के रूप में कितना हुआ है, ये बात आपसे हो सकता है पूछी जा रही है और यही पूछी जा रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, देखिए जैसे कि ए ने कितने रुपए लगाए थे साथियों, 28,000 रुपए लगाए थे, 28,000 रुपए लगाए थे और यहाँ पर अगर बात करें 8 महीने के लिए उसने अपना पैसा लगाया। उसी प्रकार बी ने अपना पैसा जो लगाया साथियों 42,000 रुपए लगाया है और कितने महीने के लिए लगाया, 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए लगाया है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों ये महीने हैं और ये क्या है एक तरीके से, या एक काम करिए साथियों इसको साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे कि ये अगर बात करें ये साल है, 1 साल के लिए, इस महीने को अगर साल में कन्वर्ट करना होता है तो 12 से उसकी हम भाग कर देते हैं, ये साल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका एक रेशियो निकल आएगा साथियों छोटा सा। देखिए अगर हम इसको कट करें साथियों 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना, और अगर इसको हम कट करें साथियों 2 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 से अगर हम इसको कट करने पर आए तो क्या कट होगा, देखिए 28 की गुणा इससे होगी, आपका कितना हो जाएगा 56,000 हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा और 3 की फिर गुणा इससे हो जाएगी। तो यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आपका जो है ये साथियों नीचे आपका आ जाएगा, 3 आपका यहाँ पर नीचे आ गया और ये जो 42,000 लिखा था ये साथियों जैसे का जैसा वैसे का वैसा लिख दिया। एक हम लोग लगा सकते हैं, नहीं लगा तो नहीं भी लगा सकते हैं। अब ये अनुपात ये बराबर का काम करता है, बराबर कर लो या अनुपात लिख दो। बात है कि अब 3 की गुणा 42 से हो जाएगी तो 42 की गुणा अगर 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी कि अगर बात करते हैं 56,000 इधर आता है, यानी कि कहने का मतलब है 56,000 इधर आता है तो ये कितना आ जाएगा साथियों 126 और 000 यानी कि 1,26,000 हो जाएगा। अब देखिए 3 0 इधर कट किए, 3 0 इधर कट किए, 2 से कट करे तो 2 दूना 4, है ना, 2 अट्ठे 16, 2 से कट करे 2 छंग 12, 2 तियां कितना हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा। 7 से कट के 7 चौक 28 और 7 नीम कितना हो गया साथियों, 7 नीम आपका 63 हो गया। कहने का मतलब साथियों क्या है, कहने का मतलब ये है कि ए अनुपात बी का अनुपात निकला है 4:9 निकला है। ये क्या अनुपात है, ये लाभ का अनुपात है और कुल लाभ आपको साथियों यहाँ पर दे रखा है कि भैया कुल लाभ कितना है, कुल लाभ 21,125 है। तो कोई दिक्कत नहीं, कुल लाभ आपको पता है, आपको बी का हिस्सा निकालना है। कुल लाभ है साथियों 21,125, बी का लाभ कितना है, बी का लाभ 9 है तो 9 लिखेंगे और नीचे इन दोनों का योगफल लिख देंगे यानी कि 13 यहाँ पर लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब अगर बात करें, अब इसको साथियों आप कैलकुलेट करा दिए, 13 एकम 13 इससे कटेगा, देखिए जरा 13 एकम आपका 13 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा, ये 81 हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छंग 78 हो जाएगा, 78 और कितना आएगा साथियों 2 और 1 3 आ जाएगा, 32 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो गया, कितना आ जाएगा साथियों 6 आ जाएगा, 6 65 हो गया, 13 पंजे 65 यानी कि 1625 बचा। तो 1625 की गुणा साथियों आप 9 से करा लीजिए, क्या 1625 की गुणा साथियों आप 9 से करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9 पंजे कितना होता है 45 होता है, 9 दूना 18 और 22 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 54 55, 56, 56 का 6 हाथ से लगा 5, 9 एकम 9 और ये 14 हो गया, यानी कि 14,625 जो आएगा वो क्या आएगा साथियों, वो आपका बी का हिस्सा आएगा। ऐसे आप एक हिस्सा भी निकाल सकते हैं, बस 9 की जगह पर आपको ये 4। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।